नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके, निवेश के गुरु बता सके निवेश करना कितना जरूरी होता है और कैसे आप छोटी छोटी सेविंग से अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या हो पहला कदम, योर मनी आपको बताता है। ऑलरेडी अगर आप ये कदम उठा चुके हैं तो इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये गुर भी आपको योर मनी सिखाता है। तो पहले तो तरीका नोट कर लीजिए शो में शामिल होने का। आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं योर मनी से। आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर, फेसबुक पर सीएनबीसी आवाज की पेज पर जाइए, वहां पर #आस्कआवाज योर मनी लिखकर अपने सवाल भेज दीजिए। तो ये है एक तरीका, कई तरीके इस शो में आने के। अब हमारे साथ आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए आंध्राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है हमेशा की तरह। और ढेर सारे सवाल आपके लिए आज भी हमारे व्यूअर्स की ओर से हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस तक जाने से पहले आज थोड़ी डेट या फिर कहें कि लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर बातचीत कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे एफडी वर्सेस डेट फंड की, क्योंकि जब हम एक पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो अग्रेसिव, बैलेंस्ड या फिर कम रिस्क वाले एलिमेंट्स ऐड करते हैं। बट काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हम कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट सोर्स चुने तो क्या बेहतर है, एफडी बेहतर है, डेट फंड्स बेहतर है, या कोई और कैटेगरीज भी हैं इसके अंडर। तो बताइए एफडी वर्सेस डेट फंड आप कैसे देखते हैं? नमस्कार दीपाली जी। आई थिंक ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। इंडिया में जो एफडी की मात्रा है वो कई गुना अधिक है इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 21 लाख करोड़ है, तो उससे कई गुना ज्यादा एफडीओ में लोगों ने पैसा लगाया है। मतलब इसका हम इंडियंस को सेफ्टी से काफी प्रेम है। पॉइंट वन। तो ये डेट का जो ऑल्टरनेटिव एफडी होना चाहिए या डेट फंड होना चाहिए, इसका जवाब मेरे हिसाब से अवधि पे निर्भर करता है और आपकी टैक्स ब्रैकेट पे निर्भर करता है। अगर आप 3 साल से ज्यादा की अवधि रखते हैं तो एफडी और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको बिल्कुल एफडी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेट फंड है वो भी आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। सो पॉइंट वन दीपाली जी, आई वुड प्रेफर अ डेट फंड, क्योंकि बैंकों में एफडी करने से ज्यादा डेट फंड में आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलती है और ज्यादा रिटर्न भी मिलता है और सेफ्टी भी ज्यादा मिल सकती है आपको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट फंड खरीदें। ओके, तो एफडी वर्सेस डेट फंड के बारे में कुछ बातें यहाँ पे फिरोज जी ने बताई, लेकिन हाँ एक फैक्ट ये भी है कि अभी भी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो एफडी है और लोग इसकी तरफ अभी भी काफी इंक्लाइंड है, या फिर कहें कि फिक्स रिटर्न्स होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, एक बहुत पुराना टूल है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर काफी बातें बताई हैं, लेकिन एक बार टैक्स इम्प्लीकेशंस और समझ लेते हैं। क्या टैक्स इम्प्लीकेशन दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स में सेम होती है फिरोज जी, अलग अलग होती हैं? नहीं, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट होती है। एक में इतनी टैक्स की रियायत मिलती है और दूसरे में इतना टैक्स लगता है। एफडीओ में जो टैक्स लगता है उससे ज्यादा टैक्स लगता ही नहीं किसी में भी। क्योंकि अब उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जैसे एफडी, एसबीआई बैंक की एफडी जो है 3 साल की एफडी है 5.6% की, फॉर एग्जाम्पल, प्लस और माइनस। ये एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। 5.6% इज द 3 ईयर एफडी। उस पे आपको 33% टैक्स भर देना है अगर आपकी जो इनकम है वो 10 लाख से ऊपर है सालाना। तो आप अगर 33% निकाल देते हैं तो आपके पास बचता है 3.59%। कहने को 5.5% अप्रोक्सीमेटली एफडी है, बट आपको टैक्स देने के बाद कुल मिला के 3.5% की रिटर्न मिलती है, अंदाजन राउंड कर रहा हूं मैं। अगर आप एसबीआई का ही एक गिल्ड फंड खरीदें जिसमें आपको 5-7 साल होल्ड करने की कैपेसिटी हो, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर, अगर एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, उसका ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेट खरीदता है वैसा अगर डेट फंड लें, 2029 का उनका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है, जो फंड सिर्फ वही पेपर खरीदता है, उसमें रिटर्न ऑलमोस्ट 7% की है और उसमें टैक्स लगती है इंडेक्सेशन के बाद दीपाली जी सिर्फ 5-6% की। तो आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो 6.5% मिल सकता है। 3.5 एक जगह है और 6.5 एक जगह है। एक एसबीआई का डेट फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पेपर खरीदता है, दूसरा एसबीआई की एफडी है। 3.5% एक जगह और 6.5% एक जगह। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 रुपए का ब्याज मिल रहा था एफडी में टैक्स काटने के बाद, वो 100 ना मिलके 180 रुपए मिल सकता है। 80% ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है आपको पोस्ट टैक्स, इफ यू यूज द प्लेटफॉर्म
of the tax efficient mechanism of debt mutual fund. ओके चलिए, तो यहाँ पर आपको टैक्स से जुड़ी हुई भी इम्प्लीकेशंस बताई हैं, और प्रेफरेंस हमेशा से ही डेट फंड है, क्योंकि कंपैरेटिवली एफडी के यहाँ पर बेटर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सवालों पर जाएं फिरोज जी, उससे पहले कुछ डेट फंड्स रेकमेंड करना चाहेंगे कि व्यूअर्स को? यस बिल्कुल दीपाली जी, तभी तो एक्शन ले पाएंगे। आईडीएफसी गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड है जिसमें आफ्टर खर्चे के बाद 7% की रिटर्न है। अगर आप 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2027 का पेपर है इसके अंदर, तो वो आप ले सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ गिल्ड 2026, जिसका मतलब 4 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। एफडीओ में तोड़ लेते हैं, इसमें अगर आप 4 साल होल्ड करेंगे तो आपको 7% प्री टैक्स और 6.25 से 6.5 पोस्ट टैक्स मिल सकता है। ये दो फंड, एबीएसएल गिल्ड 2026 इंडेक्स फंड, आईडीएफसी गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड। ओके चलिए, तो फंड्स के नेम भी आपको सजेस्ट किए हैं, और अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि एफडी बेहतर है या डेट फंड, किसको चुने, क्या सूट करता है आपको, तो अपने क्वेश्चंस तो आप भेज सकते ही हैं ही योर मनी में। लेकिन चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस लेते हैं हम। जॉनसन हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं। उन्होंने ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चन भेजा है। उनके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं जो लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, उसमें आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज, और यहाँ इन्होंने ऑलमोस्ट 24 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है। साथ ही सुंदरम लार्ज कैप, सुंदरम बैलेंस्ड, एक्सिस ब्लू चिप, यहाँ भी 4 से 5 लाख लमसम डाले हुए हैं। और साथ ही जो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं उसमें इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, इन्वेस्को इंडिया का फोकस्ड, कोटक एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, और साथ ही यूटीआई का निफ्टी 50, जहां पर 4 से 5,000 की एसआईपी है। बट इन फंड्स में भी इनके लैक्स में होल्डिंग हो चुकी है। तो पोर्टफोलियो है फिरोज जी आपके पास, एक एसआईपी है, एक लमसम है। दोनों पोर्टफोलियोज को रिव्यू करके बताइए, कंटिन्यू करें या कुछ चेंजेस की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ये अच्छी बात है, जॉनसन का पोर्टफोलियो ठीक ठाक इन टर्म्स ऑफ साइज हो चुका है, क्योंकि 21,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। तो एसआईपी के माध्यम से जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट जॉनसन साहब ने जरूर लिया है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनके 4-5 स्कीम्स हैं जो मेरे हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया फोकस 20 मेरे हिसाब से अच्छा फंड नहीं होगा। इन्वेस्को में काफी और फंड्स हैं जो अच्छे हो सकते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड खरीदना तब चाहिए जब एक्टिव मैनेज फंड की अल्फा ना मिले। जो 11 स्कीमें दीपाली जी हमने 1 अप्रैल को रेकमेंड की होंगी शो पे, उस पे 4% का निफ्टी पे अल्फा आया है। तो इंडेक्स फंड में वो एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलती है। खर्चा माना कि कम होता है, बट रिटर्न भी कम होती है। तो लंबी अवधि में कोटक फ्लेक्सी कैप को भी एग्जिट करने की रिकमेंडेशन रहेगी, एक्सिस ब्लू चिप को एग्जिट करने की रिकमेंडेशन रहेगी, और एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज को भी एग्जिट करना है। इतने बड़े पोर्टफोलियो के लिए बैलेंस की जरूरत नहीं है। आप डेट अलग खरीदें, इक्विटी अलग खरीदें तो ज्यादा बेहतर होता है मैथमेटिकली। जो स्कीम्स आपको एंटर करनी है अपने पोर्टफोलियो में, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। दूसरे जो सुंदरम के 2 फंड्स हैं, सुंदरम लार्ज कैप और सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज, को भी मैं एग्जिट रिकमेंडेशन दूंगा। तो कुल मिला के 7 स्कीमें एग्जिट करनी है, 5 खरीदनी है, 5 होल्ड करनी है, तो 10 स्कीम का पोर्टफोलियो हो जाएगा ऑल इक्विटी। ओके तो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, वो तमाम चेंजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। साथ ही फिरोज जी ने तो बताए हैं ही, तो थोड़े से बदलाव आपको करने की जरूरत है। कुछ फंड से निकलना है, कुछ में कंटिन्यू करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स। एक और सवाल लेंगे, अजय रे ने भेजा है, ये दीमापुर नागालैंड से ईमेल के थ्रू सवाल आया है। हर महीने 20,000 की एसआईपी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इन फंड्स के साथ शुरुआत करें। 20 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। 20,000 की ही एसआईपी मंथली बेसिस पे करेंगे। फिलहाल ये पीएफ में 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं एनुअल बेसिस पे, और जो इनका टारगेट है वो 20 ईयर्स में 5 करोड़ का है। तो 20 ईयर्स का टाइम, 5 करोड़ का टारगेट, एसआईपी जो कर सकते हैं शुरुआत वो 20,000 की है। बताइए फिरोज जी, कैसा होना चाहिए इनका पोर्टफोलियो? दीपाली जी, अगर 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 20 साल का समय है इनके पास, तो 14% के रिटर्न में सिर्फ ये अपना आधा टारगेट मीट कर पा रहे हैं, 2.6 करोड़ का। अगर ये अपनी एसआईपी को बढ़ा के 30,000 से शुरू कर सकते हैं तो 4 करोड़ पे अमाउंट पहुंच सकती है 14% की रिटर्न के अजम्पशन पे। और मेरे हिसाब से एक्टिव मैनेज फंड्स में 14% की रिटर्न 10-20 सालों में आनी चाहिए, क्योंकि 11-12% निफ्टी जरूर दे सकती है इन हाई ग्रोथ इकोनॉमी लाइक आर्स। रहा सवाल कौन सी स्कीम खरीदनी चाहिए, 5 स्कीमें खरीदनी चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपए एक अच्छी अमाउंट मानी जाती है।
तो पांचों स्कीम अलग कैटेगरी की होनी चाहिए, अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी की होनी चाहिए। आइडियली एसबीआई की आप 2 ले सकते हैं, क्योंकि एसबीआई टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ साइज। एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। ये 5 अलग कैटेगरी की 5 स्कीमों के माध्यम से अजय जी को ऑलमोस्ट 150 से 125 स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिस्क काफी मिटिगेट हो जाता है डायरेक्ट इक्विटी के मुकाबले। ओके चलिए, तो कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जिनके साथ आप अपनी एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी शामिल है। 4 करोड़ का रिटर्न आप 20 इयर्स में कमा पाएंगे 14% के रिटर्न की दर पर। और अगर आप एसआईपी 30,000 की करेंगे, 20,000 की एसआईपी में 2.5 करोड़ के आसपास आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे। अगले कॉलर संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दिल्ली से। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरी डॉटर क्लास 9th में है और मैं उसके लिए 2 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 4 इयर्स के लिए, जब वो 12th पास करे तो उसके लिए एक अच्छा अमाउंट हो प्रोफेशनल स्टडीज के लिए। ये मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है? तो आप 2 लाख से इन्वेस्ट करना चाहते हैं भी? पर मंथ है ये 2 लाख या लमसम? पर मंथ। तो मैं 30% हाँ मैं 30% का आपका टाइम है। हाँ मैं 30% स्लैब्स में हूँ, तो उसमें अगर एफडी वगैरह में तो इंटरेस्ट कम है और फिर उस पर टैक्स चला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो 2 लाख रुपए महीना आप डाल सकते हैं और आपके पास 4 इयर्स का टाइम होराइजन है अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए, ये आपने बताया। और किन फंड्स के साथ इन्वेस्ट करें, और ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट, ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर टैक्स का भी बेनिफिट आपको मिले, करेक्ट? यही बताना चाहते हैं ना? जी 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 जी। फिरोज जी 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहते हैं जहां इनको टैक्स का भी फायदा मिले। अगर मुमकिन है तो बताइए क्या क्या चॉइसेस हैं इनके पास, और ये एक्यूमुलेट भी करना चाहते हैं डिसेंट अमाउंट 2 लाख की एसआईपी के साथ 4 इयर्स में। ये बहुत अच्छी बात है संदीप जी, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, इसीलिए आपको एफडी से प्रेम कम है, व्हिच आई थिंक इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू। क्योंकि अगर आप डेट में अपना पैसा रखेंगे, क्योंकि आपकी अवधि भी 4 साल की है, तो जो भी आपका एसेट एलोकेशन होगा, जो मैं रेकमेंड करूंगा 80-20 हो, 80% इक्विटी, 20% डेट। 4 साल है आपके पास, एसआईपी के माध्यम से कर रहे हैं, तो 1,60,000 रुपए आप एसआईपी इक्विटी में कर सकते हैं और 40,000 डेट में कर सकते हैं। जो डेट है, अगर उसको आप 3 साल के ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अगर मैं 5% की महंगाई मानूं तो आपको 6-7% का ही टैक्स लगेगा, ना कि 33-34% का, जो कि काफी कम माना जाएगा एफडी के मुकाबले। तो डेट की पहले स्कीम्स रेकमेंड कर देता हूं। आईडीएफसी गिल्ट फंड 2027, आदित्य बिरला सन लाइफ स्टेट डेवलपमेंट लोन एसडीएल अप्रैल 2027 इंडेक्स फंड, ये दोनों में आपको 7 से 7% की यील्ड मिल सकती है अगर आप होल्ड टू मैच्योरिटी करें तो। आपको टैक्सेशन 5 से 7% का ही टैक्स लगेगा ऑन द रिटर्न। रहा सवाल आपके जो बाकी अमाउंट्स है, अगर 80% आप इक्विटी में डालना चाहें या 70% डालना चाहें, तो उसके लिए 5 स्कीम्स होगी, द सेम स्कीम्स जो हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताई। एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। इसमें कॉन्ट्रा फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है और फोकस भी है, एंड 4 डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से है। अगर आप ये 1,60,000 डालेंगे तो काफी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स हैं, सो इट शुड ब्रिंग डाउन योर रिस्क एंड स्टिल have the return potential of 12%. ओके ठीक है, तो फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, स्ट्रैटेजी बताई गई है। डेट फंड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि टाइम होराइजन आपका 4 इयर्स का है, और इस तरीके से आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए। जो बातें आपको फिरोज जी ने बताई हैं उसको नोट करके रुक रहे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शामिल योर मनी में। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं, जो हर रोज हर हफ्ते की तरह आपकी क्वेरीज आंसर कर रहे हैं। और एक सवाल और लेंगे हमारे साथ। विवेक ने सवाल भेजा है पुणे से ईमेल के थ्रू। 36 इयर्स इनकी एज है फिरोज जी। 10 इयर्स की
10 साल में बेटे की पढ़ाई के लिए 50 लाख इनको चाहिए, 25 इयर्स में रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़ चाहिए। तो टारगेट्स इनके अग्रेसिव है, 50 लाख एंड 10 करोड़। एसआईपी में ये हर साल 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। फिलहाल जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें बदलाव करने चाहिए या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं। 1 साल से एसआईपी कर रहे हैं। फंड्स काफी सारे हैं इनके पास, ऑलमोस्ट 11 फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, जिसमें 2000 से लेकर 6000 की एसआईपी चल रही हैं, जिसमें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, आईसीआईसी प्रू टेक, नवी नेस्डेक 100, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पीजीएम इंडिया मिड कैप, एसबीआई फोकस, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप। तो फंड्स का डुप्लीकेशन तो है काफी, ऑल्दो फंड हाउसेस का वेरिएशन है। स्मॉल कैप के 3 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो बताइए कुछ चेंजेस करने हैं, ऐसे के साथ कंटिन्यू करें? जी दीपाली जी, पहली बात तो ये है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इनके टारगेट्स काफी एग्रेसिव हैं। ये 32,000 की एसआईपी करते हैं और अगर मैं 12% की रिटर्न मानूं तो इनको 75,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी होगी। तो 80-20 का अगर कोई डेट और इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाए तो 12% की उम्मीद करना रीजनेबल होगा मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में। तो अपनी एसआईपी बढ़ाना जरूरी है इनको और 75,000 पे लेके जाना पड़ेगा, या तो फिर स्टेप्स में 10% इंक्रीज करके। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी स्कीम्स जैसे आपने कहा काफी डुप्लीकेशन है और काफी ज्यादा फ्लैम्बॉयंट है इनके पोर्टफोलियो में। नवी का नैस्डैक 100 फंड है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा था तो काफी लोग रेकमेंड भी कर रहे थे और इन्वेस्टर खुद से भी खरीद रहे थे नैस्डैक फंड। अब नैस्डैक में जो खाली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब रही है। तो मैं कहूंगा कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को हटा सकते हैं। आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड भी एक सेक्टर फंड है, इतने रिस्क की आपको जरूरत ही नहीं है। नवी का नैस्डैक फंड एग्जिट करना है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एग्जिट करना है, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एग्जिट करना है, एक्सिस मिड कैप एग्जिट करने की रिकमेंडेशन होगी, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जो पोर्टफोलियो में आपको शामिल करने हैं वही स्कीम्स हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप। ये इनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो एक स्कीम कम होगी, बट आई थिंक थोड़ी डुप्लीकेशन कम होगी, बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्ट्रा कैटेगरी। और स्मॉल कैप की तीनों को अभी मैंने होल्ड पे रखा है दीपाली जी एज अ रिकमेंडेशन, क्योंकि स्मॉल कैप में पोटेंशियल है और उसकी अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है। तो आई विल वेट फॉर अ व्हाइल फॉर एग्जिटिंग स्मॉल कैप्स। ओके, ठीक है। तो दोस्त, स्मॉल कैप फंड्स फिलहाल रखिए, लेकिन चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। कुछ फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है, जो आप नोट भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कुछ फंड्स आपको फिरोजी ने सजेस्ट भी किए हैं, जिसमें ब्लू चिप, कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी कैप फंड्स शामिल हैं। एक और सवाल स्वप्निल कलील ने भेजा जम्मू से, पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे किया जाए और पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग का रूल क्या है, कैसे बनाया जाए। तो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि जब ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करें तो कैसे करें, किन फंड्स के साथ करें, कहाँ डाइवर्सिफिकेशन ये रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहला कदम क्या होना चाहिए। तो योर मनी तो बताता है ये सब बातें। बताइए फिरोज जी, क्या सजेशंस इनके लिए? ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है स्वप्निल का, विच वी शुड ट्राई एंड आंसर। दीपाल जी, पहला कदम ये होता है कि निवेशक को ये समझना चाहिए कि 4 एसेट्स कौन सी हैं जिसका वो प्रयोग करने वाले हैं। इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और कमोडिटी या प्रेशियस मेटल, ये 4 एसेट्स हैं। ये 4 एसेट पे पार्टिसिपेट करने के कई सारे जरिए हैं। फॉर एग्जांपल, इक्विटी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अगर आप बड़े एचएनआई क्लाइंट है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी कर सकते हैं। तो इक्विटी एक बहुत बेहतरीन एसेट क्लास है हमारे हिसाब से 5-10 साल के टाइम फ्रेम्स के लिए। उसमें डायरेक्ट इक्विटी ना करें, पीएमएस ना करें। म्यूचुअल फंड एक ट्राइड टेस्टेड 30 ईयर पुराना मेथड है। प्राइवेटाइज म्यूचुअल फंड्स आर 31 ईयर्स और 30 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। उस म्यूचुअल फंड का प्रयोग करें, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, डेट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एफडीज कर सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, ईपीएफ कर सकते हैं और डेट फंड्स कर सकते हैं। एफडी ना करें, पीपीएफ, ईपीएफ और डेट फंड्स करें। ये सेकंड, ये बुनियाद बनानी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूं दीपाली जी। कमोडिटीज में सिर्फ गोल्ड में निवेश करें, क्योंकि बाकी कमोडिटीज काफी रिस्की होती हैं। बेस मेटल, जिंक, निकल, ये सब जो है बहुत वॉलेटाइल होती है, तो सिर्फ गोल्ड पे तवज्जो रख सकते हैं आप। रियल एस्टेट ऑफ कोर्स प्रयोग के लिए यूज करें और इन्वेस्टमेंट के लिए ना करें। ये क्लैरिटी और ये बुनियाद बहुत जरूरी है एक निवेशक के लिए। उसके बाद आता है आपका सेकंड सवाल, रीबैलेंसिंग कब करना चाहिए। रीबैलेंसिंग आपको हर साल अपने पोर्टफोलियो की फुल फ्लेज रिव्यू करनी चाहिए। अगर आपका एसेट एलोकेशन गड़बड़ा गया है
5-10% से उसको रीबैलेंस करके आपकी एसेट एलोकेशन पे लाना है। अगर आपने 50-50 सोचा है इक्विटी और डेट का, अगर वो 60-40 हो जाता है तो वापस उसको 50-50 पे लाने के फिनोमिना को रीबैलेंसिंग कहते हैं। और इसको आपको हर साल जरूर रीबैलेंस करके अपने निर्धारित स्ट्रेटेजिक एलोकेशन पे रीबैलेंस करना है। ठीक है, तो आपको बताइए फिरोज जी ने काफ़ी सारी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है, और रीबैलेंसिंग के बारे में बताइए। अभी भी अगर आपको जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने सवाल आप भेज सकते हैं पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद कि क्या होना चाहिए। बाकी डेट एसेट क्लास में रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, ये तमाम बातें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन चलिए फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, और हो सकता है स्वप्निल को भी फंड्स जानने हो तो नोट कर लीजिए। स्वप्निल आप ये, फिरोज जी बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी? दीपाली जी, टॉप 4 फंड्स में आएगा एसबीआई कॉन्ट्रा, जो एक कॉन्ट्रेरियन स्कीम है। दिनेश फंड मैनेजर है उनके, और इसमें क्या है कि आज की जो करंट स्थिति है, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, वो कॉन्ट्रेरियन है, भेड़ चाल नहीं खेलते, भेड़ चाल से परे है। दैट्स व्हाई एसबीआई कॉन्ट्रा। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक बड़ा मिड कैप स्कीम है, पंकज टिब्रीवाल इसके फंड मैनेजर हैं, और इन्होंने ये दर्शाया है कि छोटे बिजनेसेस को होल्ड कर पाते हैं और खरीद पाते हैं पहले, मार्केट को रियलाइज होने से पहले। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप और आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, ये चारों स्कीम को साथ में खरीदें। अगर आप नए निवेशक हैं, इसमें से एक स्कीम ना करें, पूरी चारों करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स आपके पैसे की सहूलियत पे निर्भर है, बट चारों की कोशिश जरूर करें। ओके, तो एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसी प्रू फोकस्ड, इन फंड्स को कर लीजिए नोट। पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, नए फंड्स ऐड कर रहे हैं तो इनके साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ चॉइसेस फिरोज जी की ओर से जिनके साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। और अभी भी अगर कोई सवाल आपके पास बाकी हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो योर मनी आपकी मदद के लिए तैयार है। अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में, और सभी सवालों को आंसर करने के लिए, साथ ही साथ अपनी रिकमेंडेशंस भी बताने के लिए कि किन फंड्स के साथ हमारे व्यूअर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।